हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक का एक चैप्टर जो कि बीए थर्ड ईयर में है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बीए थर्ड ईयर के थर्ड पेपर का है। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है, सबसे पहले चैप्टर का नेम देख लेते हैं। तो आर्थिक विचारों की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इससे पहले रीड करते हैं। तो आर्थिक विचारों का इतिहास अर्थशास्त्र का एक ऐसा ऐतिहासिक विवेचन है जिसमें अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, कौन कौन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विचार देकर अर्थशास्त्र को नवीनतम दिशा दी, अर्थविदों का चिंतन किस श्रेणी का था, आर्थिक विचारधाराएं कौन कौन थीं और अर्थशास्त्रियों के विचार कितने उपयोगी सिद्ध हुए। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र के विकास में योगदान करने वाले अर्थशास्त्री पश्चिमी देशों के ही नहीं अपितु भारतीय अर्थविदों ने भी कितना योगदान किया, इन सब चीज़ों पर इसमें बात की जाएगी। ये इंट्रोडक्शन में बता दिया गया। अब आगे देखते हैं। तो आर्थिक विचारों में प्राचीन अर्थविदों आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए कौन कौन उपाय बताते रहे। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या सोचते थे, काल्पनिक समाजवाद, सहयोगवाद, राज्य समाजवाद कैसे विकसित हुआ, वैज्ञानिक समाजवाद में कार्ल मार्क्स ने किस क्रांतिकारी आर्थिक विचारधारा का सूत्रपात करने के बाद नव मार्क्सवाद कैसे अस्तित्व में आया, उनकी सोच क्या थी, वे क्या सोचते थे। वहीं गणितीय संप्रदाय के आर्थिक विचारों ने कैसे अर्थशास्त्र को गति दी। इस तरह आर्थिक विचारों के इतिहास में समस्त अर्थशास्त्रियों के आर्थिक चिंतन का विश्लेषण है। इसका अध्ययन करने से विद्यार्थियों को आर्थिक विश्लेषणों का ही ज्ञान नहीं होता है, अपितु अर्थशास्त्रियों का भी परिचय हो जाता है। इस दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न पत्र मूल्यपरक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होता है। आगे देखते हैं। तो मानव अनादिकाल से आधुनिक काल तक एक ऐसा प्राणी है जो परिस्थितियों का दास रहकर भी सदैव संघर्ष कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। हमेशा से जो मानव है यह अनादिकाल से ही आधुनिक काल का एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जो कि परिस्थितियों का दास रहकर भी सदैव संघर्ष कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। मानव विकास के इतिहास में हमें एक सीख अवश्य मिलती है कि अनादिकाल से ही मनुष्य विविध सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से घिरा रहा है, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में मानव की समस्याएं भिन्न प्रकार की थीं। फलतः अब प्राचीन काल में भिन्न प्रकार की थी समस्याएं, तो क्या थी, तो समाज के चिंतकों ने अलग अलग ढंग से चिंतन करके मानव विकास एवं उनकी समस्याओं से लड़कर निदान भी निकाले हैं। मानव समाज के लिए अगर अनादिकाल के चिंतक भारत जैसे देश के ऋषि मुनियों ने तो जब अति प्राचीनतम 4 वेदों की रचना की। अच्छा, वो 4 वेद कौन कौन से थे, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया है कि प्राचीनतम 4 वेदों की रचना की। तो उनमें जो अथर्ववेद है उसमें मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है। उसमें हम लोग को आर्थिक यानी कि यहाँ पे आर्थिक यानी कि पैसे, रुपए, पैसों के आधार पे वहाँ पे भी वर्णन मिलता है। उन्होंने मानव के 4 आश्रम गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवेचन करते हुए प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष के आधार पर माना है, ठीक है। जैसे कि अगर ब्रह्मचर्य की बात करें तो माना गया है कि 25 तक ब्रह्मचर्य, फिर 26 to 50 गृहस्थ और 50 to 75 वानप्रस्थ और 75 से लास्ट तक संन्यास।
ऐसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ऐसे माना गया है। विवेचन करते हुए प्रत्येक आश्रम को 25 वर्ष में माना है। आगे देख लेते हैं। इसी आश्रम में आर्थिक कार्यों के लिए प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, चिंतकों ने मानव की 4 दशाएं धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के विश्लेषण में अर्थ का आश्रय मानव की आर्थिक कार्यों की सीख दी है। जिस युग की बात है उस काल में मानव की आवश्यकताएं सीमित थीं। फलतः न्यून प्रयास से आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती थी, लेकिन मानव स्वभाव अल्पता से संतुष्ट होने वाला नहीं है। फलस्वरूप आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। उन्हें पूर्ण करने के लिए मनुष्य के पास साधन सीमित होते हैं। ऐसी प्रतिकूल दशा में हमें यह समझ लेना चाहिए कि आर्थिक समस्याओं का जन्म तो मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाता है, तो भी मिट्टी के पुतले मानव ने कभी हार नहीं मानी। और आगे देखते हैं। और वह अपने बुद्धि विवेक के बल पर सभी समस्याओं से संघर्ष करने लगा। इस प्रकार अनादिकाल में मानव ने जिन आर्थिक समस्याओं के लिए संघर्ष किया वह पूर्णतः अव्यवस्थित था, लेकिन मानव विकास के साथ साथ आवश्यकताओं का स्वरूप भी बदलता रहा है। फलतः परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य का चिंतन भी उत्कृष्ट होता गया। जरा सोचिए, मनुष्य ने जब जन्म लिया होगा तो वह अकेला अलग थलग जीवन व्यतीत करने को मजबूर रहा होगा, लेकिन ज्यों ही संख्या बढ़ी होगी तो वह कबीलों के रूप में पेड़ों पे घास पत्ती फल मांस का भक्षण कर जंगली जीवन व्यतीत करने लगा होगा। परंतु रोज रोज संकटों से भरी जिंदगी व्यतीत करने से अच्छा एक मानव समाज बनाया होगा। फलतः मनुष्य ने, यहाँ पे कल्पना करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, मनुष्य ने अपनी अपनी समस्याओं को एक दूसरे में साझा कर संगठित होकर समस्याओं का निदान खोजने के लिए एक स्थायी समाज की स्थापना की होगी। परिणाम स्वरूप उसने घर बनाकर रहना स्टार्ट किया होगा और भोजन की स्थायी व्यवस्था हेतु पशुपालन व कृषि के कार्य प्रारंभ किए होंगे। धीरे धीरे बिखरे व्यक्तियों से समाज की स्थापना हुई होगी और बिखरे हुए समाज से राज्य की स्थापना हुई होगी, जो कि आज हम लोग स्टेट्स देख रहे हैं। मनुष्य ने विचारशील प्राणी है, तो मानव ने सोचा कि अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्तुओं को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, तो क्यों न हम सभी मिलकर यह देख लें कि कौन वस्तु किस व्यक्ति द्वारा सरलतम रूप से उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए अपेक्षाकृत उसे अधिक श्रम व्यय करना पड़ता है। इसलिए आजीविका हेतु वही काम करना चाहिए जिसे वह सरलता से कर सकता है। शायद यहीं से श्रम विभाजन एवं विनिमय का जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक एक पॉइंट ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है जो इकोनॉमिक के पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि श्रम विभाजन एवं विनिमय। ये शब्द हम लोग अक्सर इकोनॉमिक में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस शब्द का जन्म कैसे हुआ, यहाँ पे ये देखिए कि श्रम विभाजन एवं विनिमय का जन्म कैसे हुआ। तो इस तरह से हुआ जो मैंने ऊपर अभी बताया था। इस प्रकार संगठित समाज में आवश्यकताओं के संघर्ष में श्रम विभाजन एवं वस्तु विनिमय युग का सूत्रपात हो गया। शायद इन्हीं क्रियाओं के बल पर और चिंतन से परस्पर सहयोग एवं प्रगति पथ प्रशस्त हुआ। अब प्रश्न यह है कि मानव स्वभाव अल्पता से संतुष्ट न होकर समग्रता चाहता है, यानी कि जितना भी है उसमें संतुष्ट ना होकर उसे और विस्तार करना चाहता है।
ये तो मनुष्य का स्वभाव ही है। तो जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगीं। ऐसी दशा में वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम का संकट खड़ा हो गया। फलतः मनुष्य ने आर्थिक क्रियाओं की बढ़ोतरी करके अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना चाहा। ठीक है, इसके लिए वस्तु विनिमय बाधक था। तो मानव समाज के चिंतकों ने एक ऐसी वस्तु की खोज प्रारंभ कर दी जिसे देकर मनचाही वस्तु प्राप्त हो सके। इसके लिए तीर कमान, सीपी, मृगछाल, हथियार आदि समाज में स्वीकार्य थे। अब उस समय कोई रुपए ऐसे तो चलता नहीं था, इतनी प्राचीन समय की बात है। तो क्या होता था कि किसी भी मतलब जैसे कि इन्होंने दिया तीर कमान, सीपी, मृगछाल, हथियार, ये उस समय पे प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया जाता था कि ये देने से वो वस्तु प्राप्त हो जाती थी जिसकी उनको डिमांड होती थी। लेकिन उनकी अल्पता यानी कि ये सब चीज़ें तो अल्पता यानी कि कम मात्रा में उपस्थित थी उस समय पे। सोने चांदी जैसी धातुओं को द्रव्य के रूप में स्वीकृति मिल गई। अब ये चीज़ें अल्प थी तो इतना ज़्यादा किसी के पास नहीं होती थी, तो फिर धीरे धीरे सोने चांदी जैसी धातुओं को द्रव्य के रूप में स्वीकृति मिल गई। ध्यान रहे, द्रव्य के जन्म से जहाँ विनिमय की समस्या का हल निकल आया, लेकिन अनेक समस्याएं पुनः जन्म लेने लगीं। अब ये समस्याएं क्या थीं? तो अतः मनुष्य ने प्राचीन विचारों के स्थान पर नवीन विचारों को स्थान देना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार अर्थशास्त्र के क्रमिक विकास की दिशा प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के विकास की अवस्थाएं क्या थी। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, आगे देख। सर्वविदित है कि प्राचीन आर्थिक क्रियाओं से आधुनिक आर्थिक क्रियाएं उत्पन्न अत्यंत भिन्न हैं, क्योंकि देश, काल, वातावरण, तकनीकी उन्नति एवं वैज्ञानिक परिदृश्य में मनुष्य को निरंतर विकास के मार्ग पर चलना सिखाया है। फलतः अर्थशास्त्र का स्वरूप जो हमारे समक्ष है, क्या प्राचीन काल में भी ऐसा ही था? उत्तर में कह सकते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र में मानव का क्रमिक विकास परिस्थिति जन्य है। तो राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के साथ साथ अर्थशास्त्र में विविध परिवर्तन हुए हैं। जैसे क्या परिवर्तन हुए? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था से जुड़े देश पूंजीवादी तो अनेक समाजवादी एवं साम्यवादी राष्ट्रों के रूप में अर्थशास्त्र में अपनी भूमिका का निर्वाह भिन्न भिन्न रूपों में कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के विकास की मुख्यतः 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें क्रमशः निम्न प्रकार विश्लेषित किया गया है। फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकेंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एंड थर्ड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक, फोर्थ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिफ्थ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब पहली अवस्था में क्या बताया गया है? तो अर्थशास्त्र की जो प्रथम अवस्था है उसमें आखेट युग यानी कि पाषाण युग से जोड़ते हुए मानव समाज परंपरागत ज्ञान की ओर इंगित करता है, क्योंकि इस युग में मानव समाज पूर्णतः जंगली था। भरण पोषण के लिए जानवरों का शिकार करता था, छाल पहनता था एवं यंत्र के रूप में भाला, फरसा, तीर, कमान आदि धातुएं प्रयोग कर जीवन निर्वाह करता था। अर्थशास्त्र के इस युग में मानव परंपरागत ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ने का यत्न कर रहा था। फलतः अर्थशास्त्र भी परंपराओं यानी कि ट्रेडिशनल का यथावत निर्वाह करते हुए आगे बढ़ने लगा।
आर्थिक विचारों में भी परंपरागत तथ्यों का चिंतन तो नगण्य था। बस मानव समाज किसी तरह चल रहा था, जो कबीलों एवं झुंड के रूप में दिखाई देता था। फर्स्ट स्टेप में इतना मतलब पूरा पाषाण काल को रखा गया है। अब सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेज में किसे रखा गया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था प्रथम अवस्था से परिमार्जित थी, यानी कि उससे थोड़ी सी बेटर थी। इस अवस्था में मानव स्थायी निवास बनाकर पशुपालन का कार्य करने लगा। वहाँ पर सिर्फ आखेट करता था और किसी तरह जीवन यापन करता था। यहाँ पे वह स्थायी रहने लगा, निवास बनाकर रहने लगा और पशु पालने का कार्य भी करने लगा। फलता चरागाह युग का आर्थिक वर्णन करते हुए कह सकते हैं कि मानव पशुओं में मुख्यतः घोड़े, हाथी, गाय, बैल, बकरी, ऊंट आदि को साथ रखकर आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। अर्थशास्त्र की इस अवस्था में परंपरागत ज्ञान के स्थान पर अर्थशास्त्र में धर्म को प्रमुखता दी गई, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसी मानव की गति में अर्थ की क्रियाएं गौण समझी गईं और धार्मिकता को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि मानव समाज आर्थिक कार्यों से विमुख हो गया था, बल्कि यह है कि मानव आवश्यकता अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप अवश्य करता था। चूँकि मानवीय आवश्यकताएं सीमित थीं, तो धर्म एवं धर्माचार्यों की विशेष भूमिका समाज में स्थापित हो गई। लेकिन धर्म पालन के लिए जीविकोपार्जन की क्रियाओं एवं अर्थोपार्जन को महत्व दिया गया। ध्यान रहे, अर्थशास्त्र की द्वितीय अवस्था में अर्थतंत्र एक स्वतंत्र चिंतन का विषय न होकर धर्म के साथ अर्थ की क्रियाएं संपादित होने लगीं। धर्म यानी कि इसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि जो धर्म था उसी के साथ ही जोड़कर अर्थ की क्रियाओं का संपादन होने लगा था सेकेंड स्टेज में, अर्थशास्त्र की सेकेंड स्टेज में। ठीक, थर्ड स्टेज में उससे बेटर हुआ। जो तीसरी अवस्था, इसमें राजनीति अर्थव्यवस्था भी आ गई। तो इसमें देख लेते हैं, अर्थशास्त्र के विकास की तृतीय अवस्था में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि इस अवस्था में धर्म का स्थान गौण हो गया और राजनीति में अर्थशास्त्र स्थापित हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार मानव समाज ने चरागाह के रूप में फैले जंगलों, झाड़ियों को साफ कर कृषि का कार्य स्थायी रूप से करना प्रारंभ कर दिया था। आर्थिक विकास में यहाँ तक कहा गया है कि मानव समाज कृषि कार्य में पशुओं का प्रयोग एवं जीवन निर्वाह हेतु कृषि आश्रित सहायकों धंधों की स्थापना करके समृद्ध जीवन यापन हेतु उद्यत हो चुका था। ठीक है, वास्तव में यह राज्यों के विकास का युग था। इसमें राज्य संगठित होकर राजाओं, महाराजाओं, किंग्स एंड किंगडम के रूप में विकसित हुए। परिणाम स्वरूप परमागत ज्ञान व धर्म प्रधानता से हटकर अर्थव्यवस्थाएं राज्य की नीति निर्धारण की ओर केंद्र बन गईं। शायद इसीलिए अरस्तु, प्लेटो, ये जो पश्चिमी देशों में, तो भारत जैसे देश में कौटिल्य की राजनीतिक आर्थिक नीतियाँ प्रसारित हुईं। राज्यों के विकास के लिए चिंतक व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्रमुखता देते हुए नीतियों का निर्माण करने लगे। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा हिस्ट्री में, चाणक्य की नीतियाँ, इस तरह से काफ़ी जो उस समय के जो महान अर्थशास्त्री बोल सकते हैं या इन लोगों ने जिन्होंने इसका प्रारंभ किया था,
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, उन लोगों की नीतियाँ भी होती थी उस समय पे, राजनीति। अर्थशास्त्र कौटिल्य की एक बुक भी है। राज्यों के विकास के लिए चिंतक व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्रमुखता देते हुए नीतियों का निर्माण करने लगे। ठीक है लोग, शायद यही कारण है कि अर्थशास्त्र के तृतीय चरण में स्वतंत्र अस्तित्व में होकर एक लंबे समय तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में पढ़ा जाता रहा है। अब अर्थशास्त्र की जो चौथी अवस्था है इसे देखते हैं। तो इसमें क्या है, तो अर्थशास्त्र के विकास की जो चौथी अवस्था है उसमें अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था की शाखा मात्र न रहकर स्वतंत्र विकास की चौथी अवस्था में अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था की शाखा मात्र न रहकर स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भरता से सराबोर एक वट वृक्ष के रूप में उभरकर विश्व के समक्ष खड़ा हो गया, क्योंकि इस अवस्था में वणिकवादी क्रियाओं की एक स्वतंत्र विचारधारा को बल दिया गया। आगे देखते हैं। तो वणिकवादी अर्थविदों ने यहाँ तक नारा दिया, मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर पावर। जिसके पास जितना अधिक सोना होगा वह अधिक धनवान व अधिक शक्तिशाली होगा। फिर क्या था, इस युग में वाणिज्यिक क्रियाओं को विशेष स्थान मिलने के कारण उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। इसलिए अर्थशास्त्र के विकास की चौथी अवस्था को औद्योगिक युग भी कहते हैं। इस अवस्था में वणिकवाद व प्रकृतिवाद को जन्म मिला। अगला है अर्थशास्त्र की पंचम अवस्था, फिफ्थ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के विकास की जो पंचम अवस्था थी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म मिल गया। जैसा कि आपको विदित है कि सन 1776 में एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं, इनकी बुक कभी कभी एग्जाम से पूछी जाती है। इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये किस सन में आई थी, तो 1776 में इसका प्रकाशन हुआ था, जिसमें अर्थशास्त्र को एक विश्व पटल पर एक अलग विषय के रूप में पढ़ने की पहल हुई। इसी शताब्दी में अन्य आर्थिक चिंतकों, दार्शनिकों ने भी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विचार दिए, लेकिन अर्थशास्त्र को विज्ञान कहकर संबोधित करने वाले अर्थशास्त्र के जन्मदाता प्रोफेसर एडम स्मिथ ही कहलाए। अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, तो प्रोफेसर एडम स्मिथ। ओके, अर्थशास्त्र की विकास यात्रा का मूल्यांकन करें तो प्रोफेसर एडम स्मिथ 1776 के बाद अर्थशास्त्र ने उत्तरोत्तर प्रगति की। अत्यंत अल्प समय में आधुनिक काल तक अर्थशास्त्रियों ने अनेक संप्रदाय जुड़े और अर्थशास्त्र एक आदर्श विषय का रूप लेकर एक लोकप्रिय विषय का रूप धारण कर चुका है, क्योंकि अर्थशास्त्र की अनेक दिशाओं में खोज होने के कारण अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान का स्वरूप प्रतिष्ठित कर चुका है। आगे क्या, अर्थशास्त्र के विविध स्वरूपों पर ध्यान दें तो अर्थशास्त्र सर्वप्रथम धन का विज्ञान कहलाया। अर्थ मीन्स धन और शास्त्र मीन्स विज्ञान, तो अर्थशास्त्र सर्वप्रथम धन का विज्ञान कहलाया। लेकिन कालांतर में अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाएं साधारण व्यवसाय संबंधी होकर मानव कल्याण को प्रथम स्थान प्रदान किया जाने लगा, जिससे अर्थशास्त्र कल्याणवादी अर्थशास्त्र कहलाया। इसके पश्चात अर्थशास्त्र के लिए कहा गया है
कि मानव की आवश्यकताएं अत्यंत हैं, साधन सीमित होने के कारण चयन का विज्ञान हो गया है। साइंस ऑफ चॉइस। आधुनिक काल में अर्थशास्त्र विकास परक होने के कारण आर्थिक विकास का पर्याय बन चुका है। अर्थशास्त्र में ऐतिहासिक परिवर्तन तो 1930 ईस्वी की विश्वव्यापी महामंदी में हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1930 में जो विश्वव्यापी महामंदी आई थी वह इसी का परिणाम है, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि सप्लाई क्रिएटर्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि फलता अति उत्पादन ओवर प्रोडक्शन कभी नहीं हो सकता है और रोजगार स्वतः सृजित होता है, इसलिए बेरोजगारी उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। लेकिन 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति में अति उत्पादन एवं बेरोजगारी एक विषम समस्या के रूप में उभरकर महामंदी के रूप में प्रकट हुई। गंभीर समस्या का निदान प्रोफेसर J.M. कीन्स, ये जो समस्या उस टाइम पे उत्पन्न हुई थी, इसका निदान प्रोफेसर J.M. कीन्स ने 1936 में, ये बुक याद रखना, ये पूछी जाती है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक किसने लिखी है? तो प्रोफेसर J.M. कीन्स ने लिखी है। और किस सन में लिखी है? तो 1936 में लिखी है। ठीक है। नामक महान ग्रंथ प्रकाशित कर दुनिया के अर्थशास्त्रियों को संदेश दिया कि प्रारंभिक या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को उक्त विषम स्थितियों का ज्ञान न होने के कारण उनका अर्थशास्त्र वृष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक के रूप में पढ़ा जाए और प्रोफेसर कीन्स का समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक समझा जाए। इस प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन वृष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र नामक दो भागों में विभाजित हो गया। प्रोफेसर कीन्स ने 1936 ईस्वी में प्रभावी मांग यानी कि इफेक्टिव डिमांड का विश्लेषण करते हुए सिद्ध कर दिया कि प्रभावी मांग में बढ़ोतरी होने या घटने पर रोजगार में वृद्धि अथवा कमी होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इसके आगे अभी है तो सेकेंड पार्ट में मैं ज़रूर पढ़ा दूँगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, 27 मिनट का बन चुका है। तो थैंक यू सो मच।